ओके सर, गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस भी हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में पूछे। बेटा आप देखो सर, यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी में एक्रू टू दी इकोनॉमी। सर जीएसटी आने से इकोनॉमी को क्या क्या फायदा हुआ बेटा? हमने वहां पे हेडर्स पढ़े थे बेटा, क्लियर। साथ में यहाँ कंटेंट भी दे रखा है बेटा। सर क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बेटा, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट बेटा। थ्रू आउट द कंट्री एक ही टैक्स लगेगा, तो सर सेम रेट ऑफ टैक्स अगर होगा तो यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन जाएगा। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बेटा, सो दैट सर गुड्स और सर्विसेज पे टैक्सेस अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, टैक्स टेररिज्म कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री में जो गुड्स बन रहे हैं उसकी कॉस्टिंग कम आएगी और इंटरनेशनल मार्केट से वो कॉम्पीट कर पाएंगे बेटा, क्लियर। इससे दिस वुड मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, बूस्ट टू इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट बेटा। सर ध्यान दीजिए, अगर टैक्सेशन सिस्टम सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, सर वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, मल्टीपल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज होकर सिंगल टैक्स अगर हो जाएगा, तो डेफिनेटली टैक्स कंप्लायंस इजी होंगे। इससे इंडियन इकोनॉमी को फायदा क्या होगा बेटा? यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी बेटा, क्लियर। सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और सर यहाँ की अगर कॉस्ट कॉम्पिटेंस अच्छी अगर होगी प्लस टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा, तो सर इट विल आल्सो बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। इनफैक्ट वैसे रिफंड आपके चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आता बेटा, नॉलेज के बता रहा हूं मैं आपको। इनफैक्ट अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, क्या किया बेटा आपने, तो एक्सपोर्ट करने पर आईजीएसटी लगता है, पर आईजीएसटी का रिफंड मिल जाता है बेटा। और अगर आपने आईजीएसटी नहीं भी पे किया तो सर आपको जो आईटीसी पड़ा है उस आईटीसी का भी रिफंड मिलता है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको जितना आपने रिफंड क्लेम किया उसका 90% रिफंड मिल जाता है बच्चों। इस तरह की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ले रखे बेटा, क्लियर। ठीक है, रिफंड्स वगैरह आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बच्चों। पर पॉइंट क्या है, अल्टीमेटली टैक्स कंप्लायंस अगर इजी रहेंगे, टैक्स टेररिज्म कम होगा, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कॉस्ट कॉम्पिटेंस अगर बढ़ेगा, टेक्निकल सर अपग्रेडेशन होगा, और अल्टीमेटली इंफ्रा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सर यहां से आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाएगी बच्चों, क्लियर। कोई खास बात बेटा? आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, explain with the help of examples how a particular transaction of goods or service is taxed simultaneously under CGST and SGST बेटा। सर आप मुझे बताओ, सर इंडिया के अंदर क्या किया है, डुअल जीएसटी मॉडल इंट्रोड्यूस किया बेटा, CGST एंड SGST। एवरी इंट्रास्टेट सप्लाई विल बी चार्ज विद द CGST एज वेल एज SGST, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में तो CGST प्लस UTGST बेटा। सर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, हाँ ना भाई। सर एग्जाम्पल नंबर 2 भी दे रखा है बेटा। सर आपने पूरा जीएसटी पढ़ लिया बेटा, फिर भी एक बार देख लो सर। सपोज द रेट ऑफ टैक्स इज CGST 10%, तो बताओ SGST की रेट कितनी होगी बेटा? 10% ही होगी बेटा। व्हेन अ होलसेल डीलर ऑफ स्टील इन यूपी सप्लाइज स्टील बार्स एंड रोड्स टू अ कंस्ट्रक्शन कंपनी which is also located within the same state for say ₹100, तो क्या होगा बेटा? 100 में सेल करेगा प्लस 10 रुपी CGST, 10 रुपी SGST. The dealer would charge CGST of 10 and SGST of 10 in addition to the basic price of the goods. The CGST component will go to सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, और SGST कहा जाएगा बेटा कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे यूपी बेटा, यूपी में जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट he might not actually pay ₹20, that is ₹10 plus 10 in cash, but सर हो सकता है ना उसने परचेज भी टैक्स पे किया, उसका आईटीसी पड़ा हुआ बेटा उसके पास में, क्लियर। पूरा 10 रुपए 10 प्लस 10 उसको कैश में पे नहीं करना पड़े, एज ही वुड बी एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ हिज लायबिलिटी अगेंस्ट CGST और SGST पेड ऑन हिज एलिजिबल परचेजेस। जो भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स उसने परचेज किया होगा, उसके परचेज में जो जीएसटी पे किया उसको आईटीसी मिलेगा बेटा, क्लियर। Assuming that all his purchases are intrastate, तो उसने C और S पे किया होगा। However, for paying CGST, he would be allowed to use only credit of CGST paid on purchases, और same is the case with the SGST। से SGST की लायबिलिटी पे करने के लिए SGST क्रेडिट मिलेगा बेटा। कोई खास बात है क्या बेटा? क्लियर। सेम वे यहाँ पे दे रखा क्या, एग्जाम्पल 2। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, Why was the need to amend Constitution of India before introducing the GST बेटा? भाई क्योंकि सेल ऑफ गुड्स पर राइट दे रखा था किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर राइट दे रखा था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर ध्यान देना बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर
सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करने का पावर था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत थी सो दैट जीएसटी इंट्रोड्यूस हो पाए, क्योंकि जीएसटी विल नेवर बी revenue of only and only central government. It will never be a revenue of only and only state government. It will be a revenue of both the government, central and state governments. हाँ ना भाई? और अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अगर ये रेवेन्यू होगा तो सर इनको साथ में अगर चार्ज करना है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई प्रोविजन थे ही नहीं बेटा, इसलिए नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करना पड़ा, आर्टिकल नंबर 246A, क्लियर, जिसने एम्पावर किया कि बोथ द गवर्नमेंट विल चार्ज द जीएसटी ऑन सप्लाईज बच्चों। हाँ है ना भाई? इसलिए भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ा। कोई खास बात? चलिए, और याद है दारू, पेट्रोल वगैरह, उन पे जीएसटी पहले भी नहीं था, अभी मतलब पहले भी जो टैक्सेस थे वही कंटिन्यू होंगे, वो मर्ज नहीं हुए जीएसटी के अंदर बच्चा। ठीक है, चलो आइए बच्चों, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है क्या बेटा? यस, क्योंकि अल्टीमेटली सर जिस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होगी, अल्टीमेटली उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। आपने गुड्स कहां बनाई है, गुड्स का ओरिजिन कहां हुआ, उससे मतलब नहीं है। एक बार रीड करो सर, द स्टेटमेंट गिवन इज वैलिड। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। GST is known as a destination based tax since the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply। जो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा अल्टीमेटली वो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलने वाला है, किसका? जीएसटी का बेटा। फॉर एग्जांपल सर दिल्ली में गुड्स बनाया है बेटा और गुड्स कहाँ गया बेटा? हरियाणा में। आप मुझे बताओ सर रेवेन्यू किसको मिलेगा बेटा? हरियाणा को बेटा। और यही अगर प्री जीएसटी की बात करें तो पहले ओरिजिन बेस्ड टैक्स था बेटा, वहां पे दिल्ली को ही रेवेन्यू मिलता है बेटा। अगर दिल्ली में गुड्स बनाया और वहीं पे दिल्ली से बन के हरियाणा चला भी गया तो भी दिल्ली स्टेट को रेवेन्यू मिलता था बेटा। हाँ ना भाई? चलिए, डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या इस पे जीएसटी लगता है? क्या लगता है सर? मैन्युफैक्चर करने पे स्टेट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज नहीं बेटा। क्या लगता है बेटा इस पे? स्टेट एक्साइज ड्यूटी बेटा। और सेल करने पर वेट और सेल्स टैक्स और इंटरस्टेट सेल पर सीएसटी लगता है बेटा इस पे। हाँ है ना मालिक? चलिए, पेट्रोलियम पिया कभी? देखा तो होगा पेट्रोल सर, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल सर, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पे कौन सा टैक्स लगता है? इस पे जीएसटी नहीं लगता है। लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब तक नोटिफाई नहीं हुआ तो लगता है क्या इस पे? सर इस पे अभी भी सेल्स टैक्स और वेट लगता है बेटा। इस पे अभी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है ऑन मैन्युफैक्चर बच्चा। हाँ ना भाई? चलिए, तंबाकू खाया पिया बेटा, सॉरी आपने तो। क्लियर सर? टोबैको इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जीएसटी। ऐसा थोड़ा है बेटा सर, टोबैको पे जीएसटी लगता है पर एट द सेम टाइम सर टोबैको पर सर जीएसटी इज लेविबल ऑन टोबैको प्लस यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बेटा। मतलब तंबाकू बनाने पे एक सेंट्रल एक्साइज भी और जीएसटी भी बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? चलिए, ओपीएम, इंडियन एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स और नार्कोटिक्स, इन पे भी जीएसटी लगता है बेटा। अरे हाँ है ना? पर साथ में स्टेट गवर्नमेंट ने पावर रखा हुआ है कि हम इन पे स्टेट एक्साइज लगाएंगे ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ दिस गुड्स बेटा। यस या नो? इसलिए ओपीएम, इंडियन और अदर नार्कोटिक ड्रग्स पे जीएसटी साथ में स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है बेटा। कोई खास बात? चलिए, 6, अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज टू बी बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है? यस, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इट इज लेविड एट ऑल स्टेजेस right from the manufacture up to the final consumption with the credit of taxes at the previous stages available as set off बेटा। पहले परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे टैक्स की उसका अपना आईटीसी लिया और अल्टीमेटली नेट टैक्स पे किया और अल्टीमेटली इसका बर्डन किसने बोन किया बेटा? फाइनल कंज्यूमर में। इसलिए केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है हर स्टेज पर बेटा एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज बोन बाय द फाइनल कंज्यूमर बेटा। अरे क्लियर? ठीक सर। आइए बच्चों, आई नो कि बोरिंग लग रहा होगा बेटा आपको, पर सर एट द सेम टाइम अगर मैं आपको कहूंगा घर पे जाके पढ़ना तो सोचो और भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा बेटा आपसे। इसलिए अभी एक बार पढ़ लोगे ना सर आप तो घर पे जाके फिर भी आप रीड कर पाओगे इसको बेटा। समझे? देखो आपने इतनी अच्छी तैयारी करी बेटा, केवल हम
15-20 मिनट आधा घंटा लगेगा मेरे को सर, उसके चक्कर में सर आपके मार्क्स क्यों कटने दे बेटा यार अपन। ओके बच्चों, कभी आ गया 2 मार्क का क्वेश्चन तो इसमें से, इसलिए ओके। व्हाट आर दी या सॉरी विच आर दी कमोडिटीज which have been kept outside the purview of GST. Examine the status of taxation of such commodities after the introduction of GST. सर कौन कौन सी कमोडिटीज जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है बेटा, अरे बताओ ना, घूम लो और झूम लो। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल वाले वो 5 गुड्स बेटा, ठीक है। अच्छा एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो जीएसटी लगता ही नहीं बेटा, और बाकी पेट्रोल वाले 5 गुड्स जो है बेटा उन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जब तक नोटिफाई नहीं हुआ। प्लस इन गुड्स पर अभी कौन सा टैक्स लगता है जो अभी हमने पढ़ा बेटा वो लिखना है बेटा, कि इन पे करंट स्टेटस क्या है बेटा, कौन कौन से अभी टैक्स लगते हैं इन पे वो लिख के आना है बेटा। कोई खास बात, चलिए। अ डुअल जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, एलोबरेट, जो भी हमने पढ़ा बेटा। हाँ है ना भाई, इंडिया क्या है बेटा, फेडरल कंट्री बेटा, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी है बेटा, ठीक है। इसलिए दोनों को रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसलिए डुअल मॉडल इकोनॉमी, डुअल मॉडल बेस्ड जीएसटी हमने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई पे सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी लगेगा बच्चों। कोई खास बात, चलिए। डिस्कस आर्टिकल नंबर 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। अभी हमने पढ़ा था क्या बेटा वहां पे, कि इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी। इनफैक्ट सर it is levied by central government beta, but it shall be apportioned between the central government and state governments on the basis of the consumption of the goods or services बेटा। जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उस स्टेट में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, किसकी, आईजीएसटी की 50% उस स्टेट को और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, उसको भी इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं बच्चों। यस या नो, क्लियर। आइए बच्चों, ये सेम पॉइंट जो हमने वहां पढ़ा वो ये दे रखा है क्वेश्चन बेटा। Discuss article number 246A which grant the power to make the laws with respect to GST. पढ़ लो सर। 246A stipulates that Parliament as well as the legislature of every state have the power to make laws with respect to goods or services tax imposed by union or by such states. Parliament has the exclusive right to make the laws with respect to goods or services where the supply of goods or services or both take place in the course of interstate trade or commerce. जो इंटरेस्टेड होगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगाता है आईजीएसटी एक्ट के थ्रू बेटा। एंड हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस गुड बेटा, हाँ है ना भाई, घूम लो और झूम लो, अभी घूम लो केवल बेटा, इन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बेटा। लगभग 10 बार तो ये रिपीट हो चुका बेटा अब तक, अरे क्लियर। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, विजू बिया वर्सेस मंगल। सर डायरेक्ट टैक्स, the person paying the tax to the government directly bears the incidence of the tax. Indirect tax में the person paying the tax to the government collect the tax from the ultimate consumer, thus incidence of tax is shifted to other person बेटा। It is progressive in nature, जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स का रेट बढ़ता है बेटा। हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे टैक्स, पर सर जीएसटी में इट्स रेग्रेसिव यार, रेग्रेसिव। गरीब आदमी से भी उतना ही टैक्स, अमीर आदमी से भी उतना ही टैक्स बेटा, है ना। सर आपने अगर सर कोई घर के लिए सामान खरीदा है बेटा, अब वही सामान गरीब आदमी खरीदे या अमीर आदमी खरीदे, टैक्स की रेट तो सबके लिए सेम है बच्चों, क्लियर। इसलिए इट इज रिग्रेसिव इन नेचर, ऑल द कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे टैक्स, क्लियर। पर इनकम टैक्स में क्या होता है बेटा, कम इनकम कम टैक्स, ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स बेटा, हाँ है ना भाई, यस। एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन बेटा। सर इनडायरेक्ट टैक्स के सैलिएंट फीचर्स लिखो बेटा। फर्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बेटा, ध्यान देना बच्चों, आज की तारीख में बात करें अगर हम, इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट बेटा, क्लियर। क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स है, गरीब खरीदे या अमीर खरीदे हर एक पर्सन को टैक्स पे करना। इनफैक्ट इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। फिर टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज्ड ऑन goods and services, these are not charged on income, these are not charged on persons, these are charged on transactions, and it is charged on supply of goods or services, इसलिए इसको commodity tax भी बोलते हैं बेटा, है ना। and it is also levied on supply of services. shifting of burden, indirect tax की खूबसूरती क्या बेटा, कि सप्लायर टैक्स पे करता है, सप्लायर अल्टीमेटली क्या करेगा, उसको प्राइस में जोड़ेगा बेटा, और प्राइस किससे लेगा, कस्टमर से, इसलिए अल्टीमेटली बर्डन क्या होता है बेटा, इसमें शिफ्ट होता है, क्लियर।
सर नेक्स्ट क्या है, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। बेटा आपने जो पेंसिल परचेज करी, बेटा आपने जो पेन परचेज किया है सर, उस पर आपने टैक्स पे किया बेटा, पर आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने टैक्स पे किया बेटा, क्योंकि वो प्राइस का पार्ट बन गया बेटा। पर यही अगर मैं आपको कहूँ 1 लाख रुपए कल आपको इनकम टैक्स पे करके आना है बेटा, तो डायरेक्ट पे करना है बेटा, डायरेक्ट पिंच होगा बेटा। इधर प्यार से थप्पड़ पड़ती पता ही नहीं पड़ता बेटा, थप्पड़ पड़ गई बेटा। क्लियर? सो नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। इन्फ्लेशनरी बेटा, अच्छा टैक्स की रेट जो होती है बेटा उससे प्राइसेस ऊपर नीचे होगी बेटा, टैक्स रेट कम तो प्राइस भी कम, टैक्स रेट हायर तो प्राइस की रेट भी, गुड्स की रेट भी हायर बेटा, हाँ है ना भाई? यस। वाइडर टैक्स बेस बेटा, देखो इनकम टैक्स पे करने वाले तो बहुत सेलेक्टेड असेसी जो इनकम टैक्स पे करते हैं बेटा, पर जीएसटी सर बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक मरता नहीं बेटा इंसान, क्लियर, तब तक वो जीएसटी पे करता है बेटा। तो कितना वाइडर टैक्स पे बेस है बेटा, हाँ है ना भाई? यस। और एवरी सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स बेटा। प्रमोट्स सोशल वेलफेयर बेटा, जैसे आप सिद्धेश भाई तंबाकू खाते बेटा, क्लियर, इन पे सर मतलब हाँ कल तो तूने ओम भाई के हाथ से लेके खाई थी बेटा, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से, सर पॉइंट ये है मेरा आपसे कि भाई हार्मफुल प्रोडक्ट जो होते हैं बेटा, जिसको सिन गुड्स बोलते हैं बेटा, जिसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, उस पर हैवी टैक्सेस लगाए हुए इन्होंने, क्लियर, सच एज एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, tobacco products, etc. This not only check their consumption but also enables the state to collect substantial revenue. दारू, तंबाकू, नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे हैवी टैक्सेस है बेटा, ताकि वो उनका कंजम्पशन भी कम हो, डीमोटिवेट भी हो, महंगे भी हो, तो हमारे को रेवेन्यू मिल जाएगा बेटा। रिग्रेसिव इन नेचर, सर गरीब खरीदे या अमीर खरीदे, इनकम डिस्पेरिटी सर जो होती है वो बढ़ती है बेटा इससे, क्योंकि सब पे टैक्स इक्वल है बेटा, ये हाँ ना भाई? डन। आइए, ये इंडायरेक्ट टैक्सेस के फीचर्स थे बच्चों, क्लियर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वेरियस लिस्ट प्रोवाइडेड अंडर द 7th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद है 3 लिस्ट पढ़ी हमने बेटा अभी थोड़ी देर पहले, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बेटा। यूनियन लिस्ट में पावर किसको दिया है? पार्लियामेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में पावर किसको दिया? स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक द लॉज बेटा। और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ हैव द पावर टू मेक द लॉज। Discuss the deficiencies in the existing indirect taxes which led to need for the ushering into the GST regime. सर पुराने लॉ में क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से जीएसटी लाया? सर याद है बेटा डे 1 जब मैंने बताया था बेटा, सर मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, सर जो सर्विस सप्लायर्स थे उनको वेट का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था बेटा, सर एक्साइज क्रेडिट मिलता था पर एक्साइज का बिल नहीं मिलता था उनको बेटा। फिर ट्रेडर्स को सर केवल वेट का क्रेडिट मिलता था, उनको एक्साइज क्रेडिट नहीं मिलता था। अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। सर हर स्टेट में अलग अलग गुड्स की रेट अलग अलग थी बेटा, जिसकी वजह से टैक्स इक्वलाइज नहीं था थ्रू आउट द कंट्री। देयर वाज डिस्पेरिटी इन दी प्राइसेस। सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस हुआ करता था, क्योंकि रेट ऑफ वेट अलग अलग स्टेट में अलग अलग हुआ करता था बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। एंड सर अलग अलग टैक्सेशन लॉ की वजह से इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स टू डू एनी बिजनेस, क्लियर। और सोचिए अगर आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच राजस्थान में बेटा, तो आपको तो वहां के लोग अलग ध्यान रखने, यहाँ के लोग अलग ध्यान रखने बच्चे, क्लियर, समझे। फिर अगर इंटरस्टेट सप्लाई किया है, सीएसटी लगता था, सीएसटी का क्रेडिट भी नहीं मिलता था। दिस वर काइंड ऑफ सम लकुनास इन द प्रीवियस लॉज, जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए सर, लिस्ट द सेंट्रल और स्टेट लेवीज व्हिच हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी बेटा। और याद है सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए? जो लिस्ट हमने पढ़ी वो लिस्ट एचडी जा लिखी बेटा, कोई खास बात? चलिए सर, डिस्कस द नीड एंड फंक्शंस ऑफ द कॉमन जीएसटी पोर्टल बेटा। ओ भाई, सिंस जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बेटा, सुनो, अल्टीमेटली जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या करता है रे? पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है बेटा, पूरा आईटी इंफ्रा जीएसटी का इन्होंने बनाया बेटा, क्लियर। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कौन सा गुड्स कौन से स्टेट में कंज्यूम हो रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई के थ्रू पता पड़ता है। और वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो आपको हर बिल में पंच करना पड़ता है ना बेटा यार, जीएसटी पोर्टल पे, तभी तो रेवेन्यू मिल पाएगा उस स्टेट को बेटा, क्लियर। पढ़िए, जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज आईजीएसटी needed a robust settlement mechanism amongst central government and state government बेटा। मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि रेवेन्यू प्रॉपर स्टेट को पहुंच पाए यार। A common portal was needed which could act as a clearing house। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कॉमन पोर्टल चाहिए था
जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब को प्रॉपरली क्लियर कर पाए, क्लियरिंग हाउस की तरह बेटा। एंड वेरीफाई द क्लेम्स एंड इन्फॉर्म द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू ट्रांसफर द फंड बेटा। सर जितना क्रेडिट आईजीएसटी का काम आया किसमें, सीजीएसटी में, उतना सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा। जितना क्रेडिट आईजीएसटी काम आया किसमें, स्टेट गवर्नमेंट में, याद आया बेटा, उतना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ट्रांसफर करेगी, एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को बेटा। याद आया बेटा पॉइंट। तो सर ये पोर्टल ही तो करता सारा हिसाब। दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रा। क्लियर। इसलिए रिजल्टेंटली कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिकल पोर्टल बेटा, दैट इज gst.gov.in, अ वेबसाइट मैनेज्ड बाय जीएसटी नेटवर्क। मैंने बताया था आपको जीएसटी नेटवर्क एक कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई थी बेटा, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बेटा। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंपनी बनाई जीएसटी नेटवर्क नाम की बेटा, जो एक पोर्टल तैयार करेगी जीएसटी नेटवर्क बेटा। क्लियर। जो मैनेज करेगा सारे इन ट्रांजेक्शंस को बेटा। इट इज सेट बाय द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर एंड अ कॉमन एंड शेयर्ड आईटी इंफ्रा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आज देखो ना आपका रजिस्ट्रेशन अगर सीजीएसटी में कैंसिल मतलब एस में भी कैंसिल हो गया बेटा। समझ में आ रहा है बेटा। वो कैसे होता है, ये स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रा होगा तभी तो हो पाएगा, और कॉमन प्लेटफॉर्म होगा तभी हो पाएगा बेटा। ये द फंक्शंस ऑफ जीएसटी नेटवर्क इंक्लूड फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, forwarding returns to the central government and state authorities, computation and settlement of IGST, matching of tax payment details with the banking network, providing various MIS report to central government and state government, जो हमने लास्ट में पढ़ा था बेटा हमारे मेन बुक का, समरी बुक का बेटा, based on the tax pay return information, providing analysis of taxpayers profile। याद है functions of GST portal बेटा, मैंने important लिखवाया भी था आपको बेटा, ये रहा। फिर briefly explain the leviability of GST or otherwise on tobacco, tobacco क्या, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोलियम, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस बेटा। इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता है, और जीएसटी लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जब तक नोटिफाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ जीएसटी, तो क्या लगता है बेटा इस पे भी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर एंड ऑन सेल ऑफ गुड्स, वेट एंड सीएसटी इज लेविड एट प्रेजेंट बेटा। ये लिख के आना है बेटा, आपको लिखा ना है इसमें, लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज, या तो जीएसटी या दूसरा क्या टैक्स लगता है बताओ, मैं आपको बता दिया मैंने आपको। Elaborate the principles that were borne in mind while subsuming various central government and state and local levies under GST बेटा। सर सबसे पहली बात, क्या क्या दिमाग में रखा गया जब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज किए गए बेटा। सर फर्स्ट, द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स वर केप्ट इन माइंड। टैक्सेस और लेवीज टू बी सबस्यूम्ड should be primarily in the nature of indirect taxes, either on the supply of goods or on supply of services. Taxes or levies to be subsumed should be part of the transaction chain which commences with the import, manufacture or production of goods or provision of services at one end and the consumption of the goods or services at the other end बेटा। हम कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज करेंगे, जो ट्रांजेक्शन में लगते हैं टैक्स बेटा। गुड्स मैन्युफैक्चर किया या इंपोर्ट किया आपने बेटा, वहां से लेके जब आपने एंड कंज्यूमर तक बेचा, वो ट्रांजेक्शन का पार्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, जो टैक्स लग रहा है वो हम मर्ज करेंगे जीएसटी में। Subsuming of taxes should result in free flow of credit in intra and interstate levels. The taxes, levies and fees that were not specifically related to supply of goods or services should not be subsumed under GST। जैसे इनकम टैक्स बेटा क्या मर्ज किया गया, नहीं। क्लियर। सर जहां पर फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट हो पाए ऑन इंटरस्टेट लेवल बेटा, उन्हीं को मर्ज किया किसमें, जीएसटी में बेटा। जहां पर ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं था वहां पर उस टैक्स को मर्ज नहीं किया जीएसटी के अंदर बच्चों। रेवेन्यू फेयरनेस फॉर बोथ दिस यूनियन एंड स्टेट्स इंडिविजुअली वुड नीड टू बी अटेम्प्टेड, ताकि रेवेन्यू प्रॉपरली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो पाए बेटा। ये सब बातें ध्यान रखी गई थी कब, जब जीएसटी ला रहे थे तब बेटा, है ना। देखो अब बच्चों मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन कभी बनेंगे नहीं बेटा लाइफ में बेटा यार। क्यों नहीं, क्योंकि जीएसटी आया कब, 2017 में बेटा, है ना। अब सर इतने साल हो गए बेटा, अब उसका रिलेवेंस नहीं रहा बेटा। आज आपसे ये पूछ भी लेंगे तो आपके काम क्या आएगा फ्यूचर में बेटा, नहीं। इसलिए पर फिर भी सर आपके स्टेट मटेरियल में दे रखा है, कभी कभी क्या होता है बेटा, जो बच्चे छोड़ जाते हैं वो एग्जाम में आता है बेटा, इसलिए मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं बेटा आपसे। क्लियर, समझे मेरी बात। यस सर। 19, ओ भाई जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर जस्टिफाई द स्टेटमेंट बेटा। सर पढ़ लो रे, कुछ नहीं है। जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड, बहुत अच्छा बेटा। सर सिंपलर टैक्स regime with fewer exemption along with reduction in multiplicity of taxes under GST
बेटा पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, उनको मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दिया बेटा। हाँ है ना भाई? सर इट लेड टू सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर बेटा। सर पूरे देश में अगर सिंगल टैक्स होगा बेटा, मल्टीपल टैक्स हट गया बेटा, सिंप्लीफाई होगा बेटा, यूनिफॉर्म टैक्स होगा बेटा। द यूनिफॉर्मिटी इन लॉज, प्रोसीजर एंड टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री मेक्स डूइंग बिजनेस इजियर। आज सर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में बेटा, अब वहां के वेट लो अलग थे, यहाँ के वेट लो अलग बेटा, वहां ध्यान अलग रखो, यहाँ ध्यान अलग रखो बेटा, धंधे में ध्यान दूं कि सर इन सब चीजों में ध्यान दूं बेटा। क्लियर? तो doing business is made easier by introduction of GST beta. Common system of classification of goods and services across the country ensures certainty in tax administration across the country beta. सर HSN कोड याद है बेटा आपको? हर गुड्स और सर्विस को HSN कोड दिया है। अब पूरे देश के अंदर क्या होगा, वही HSN कोड के हिसाब से सर एक ही रेट ऑफ टैक्स दे रखा पूरे जीएसटी में, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत ईजी हो गया बेटा। ओके चलिए, झगड़े कम होंगे, लिटिगेशन कम होंगे बेटा। लिस्ट द एडवांटेजेस दैट अक्रू टू दी that GST accrues to the trade and industry, इसकी हेडिंग हमने पढ़ी थी बेटा, देख लो वापस से बेटा। बेनिफिट टू इंडस्ट्री बेटा, सर सिंस इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरा फ्लो होगा बेटा, तो हर इंडस्ट्री की कॉस्टिंग कम होगी बेटा, और अल्टीमेटली मल्टीपल टैक्स नहीं होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा बेटा। क्लियर? मिटिगेटिंग इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग बेटा, एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बच्चों। हाँ है ना भाई? पूरे स्टेट में जितनी ब्रांच है सबके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन कराओ बेटा। फिर गवर्नमेंट ने क्या दे रखा है, कंपोजिशन स्कीम दे रखी बेटा स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, और एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखा, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है। हाँ है ना भाई? ये सब ध्यान रखा जीएसटी के अंदर। कोई खास बात है बच्चों? चलिए, लिस्ट द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर भी आता है बेटा इसमें, पर जम्मू एंड कश्मीर में सर ध्यान देना नॉर्मल प्रोविजन लगते सारे जीएसटी के बेटा। कंपोजिशन स्कीम में भी 1.5 करोड़ टर्नओवर है बेटा। गुड्स के केस में 40 लाख का बेनिफिट याद है बेटा आपको, सर्विसेज में 20 लाख का बेनिफिट। हाँ है ना भाई? यस। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दीज आर दी 11 स्टेट जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट की डेफिनेशन डाला गया है बेटा। पर जीएसटी इंट्रोड्यूस जैसे जैसे होता गया बेटा, वैसे वैसे इनमें से तमन्ना औसम याद है बेटा, उन्हीं में 75 लाख का लिमिट है बेटा। तमन्ना औसम टीपी याद है जहां 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तमन्ना याद है जब केवल 10 लाख का बेनिफिट है। हाँ है ना भाई? यस। डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन टोबैको बेटा। और बीड़ी पी होगी ना बेटा आपने, बीड़ी जलैले, ठीक है सर, वो वाला बेटा। हाँ, टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी बेटा। जीएसटी इज लेवेबल ऑन टोबैको। हाउएवर यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, इसलिए टोबैको पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है बेटा। इसलिए पता है मैंने एक चार्ट बना के दिया था बेटा आपको, कौन कौन सी गुड्स पे कौन कौन से टैक्सेस है बेटा। अरे हाँ है ना भाई? क्लियर? ये रहा ये वाला चार्ट बेटा। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, इसके अंदर कौन कौन सी गुड्स पे कौन कौन से टैक्स अभी लग रहे हैं, क्लियर, ये डिफाइन किया हुआ पूरा बेटा। ओके सर, आइए बच्चों, सर एडिशनल क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अंडर द सीजीएसटी बेटा। डेफिनेशन पूछी बेटा। अच्छा, मई 18 जब पहली बार जीएसटी पूछा था इंडिया के अंदर बेटा एग्जाम में, तब इनके पास क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे बेटा, नया नया जीएसटी आया था ना बेटा, इसलिए इन्होंने डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली बेटा रेसिपिएंट का। तो पढ़ लो सर, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ मींस जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, तो जो पर्सन कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल है वो कौन है? रेसिपिएंट। जैसे आपका फ्लाइट का टिकट किसने बुक रहा है? आपका फ्लाइट का टिकट आपके एम्प्लॉयर ने बुक रहा है, आपकी कंपनी ने बुक रहा है, तो रेसिपिएंट कौन कहलाएगा? कंपनी। Where a consideration is payable for the supply of goods or service or both, the person who is liable to pay that consideration is called recipient. Where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom goods are delivered or are made available, or to whom the possession of goods or the use of goods is given or made available, उसको बोलते हैं recipient. And where no consideration is payable for supply of services, the person to whom service is rendered, services जिसको दी है, that is called recipient. Any reference to a person to whom a supply is made shall be considered to have reference to the recipient of supply बेटा। एंड पूरे एक्ट में जहां पे भी रेसिपिएंट वर्ड काम आया है बेटा, मतलब टू हुम सप्लाई हैज बीन मेड, उसका मतलब क्या होगा? रेसिपिएंट। एंड शेल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट कर दिया जो उसके बिहाफ पे परचेज कर रहा है बेटा, तो ऐसे केस में उस एजेंट को भी क्या मान लेंगे? रेसिपिएंट मान लेंगे। कोई खास बात बच्चों? क्लियर? पहली बात, जो कंसिडरेशन पे करने के लायबल है
तो वहां पे जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो कौन हो गया? रेसिपिएंट। जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स के केस में जिसको गुड्स डिलीवर किया, क्लियर, वो हो गया रेसिपिएंट। सर्विसेज में जिसको सर्विसेज रेंडर करी वो हो गया रेसिपिएंट। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो बेटा क्लियर, उसको बोलते हैं रेसिपिएंट बच्चों। आइए बेटा, डिस्कस एनी टू फंक्शंस ऑफ द जीएसटी नेटवर्क बेटा। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटी बेटा, कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी, मैचिंग ऑफ द टैक्स पेमेंट विद द बैंकिंग नेटवर्क, providing various MIs report to the central and state government based on taxpayer return information, and then providing analysis of taxpayer profile, running the matching engine for matching reversal and reclaim of input tax credit। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आप बन जाएंगे क्या? करोड़पति बेटा। क्लियर, ये बेसिक फंक्शन ऑफ जीएसटी नेटवर्क बेटा। क्लियर, आइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स one market for the consumers. Out of the following, determine which taxes have been subsumed in GST. First, basic custom duty subsume हुआ क्या? Custom duty नहीं। Taxes on lotteries, लॉटरी, अरे लॉटरी पे जीएसटी है कि नहीं बेटा? है ना, मर्ज हुआ है। एनवायरमेंट टैक्स हमने कभी नहीं पढ़ा, कुछ मर्ज नहीं हुआ। लॉटरी पे टैक्स मर्ज हुआ, केवल 2 is the correct answer, मतलब A is the correct answer बेटा। Goods as per section number 2 clause 52 of the CGST Act includes actionable claim, yes. Growing crops attached to land agreed to be ceded before supply, yes. Money, no. Securities, no. So includes 1 and 2, C. Alcohol liquor for human consumption is subject to state excise duty, yes. Central sales tax or VAT, yes. Both A and B, yes. C is the correct answer. An exempt supply includes supply of goods or service or both which attract nil rate of tax, yes. Non-taxable supply, exempt supply includes non-taxable supply also beta. Supply of goods or service or both which are wholly exempt from tax under section number 11 of the CGST Act or under section number 6 of the IGST Act बेटा। सर याद है मेगा एग्जाम्स लिस्ट बेटा, वो सब भी क्या है? exempt supplies है बेटा, yes। मतलब D, all of the above। Which article provide that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। फर्स्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ा था बेटा, आर्टिकल नंबर 265 बोलता है क्या कि सर जब तक ऑथोरिटी ऑफ लॉ नहीं है तब तक कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर एक छोटा सा मैसेज जो आपको पता है, खैर क्लियर, क्या लिखा है बच्चा? काबिल बनो काबिल, काम अभी तो झक मार के पीछे भागेगी। मतलब सर अगर आपने आपका काम अच्छे से किया तो 100% सर सक्सेस आपकी होगी। आई होप ये चैप्टर नंबर 1 के सर नो डाउट सर बोरिंग लगा होगा, थोड़ा बोरिंग नहीं बहुत बोरिंग लगा होगा सर, पर सर एट द सेम टाइम यू एंड मी कांट अफोर्ड टू लीव एनी ऑफ द टॉपिक बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात? सर ध्यान देना बेटा, अगर आपने इसके हेडर्स भी याद रख लिए बेटा, वो बेनिफिट्स है ना बेटा, उसके हेडर भी याद रख लिए तो अंदर का मसला तो आप लिख दोगे बेटा, बहुत ईजी इसलिए, ठीक है। पर वो पढ़े ही नहीं होंगे तो क्या लिख के आएंगे बेटा आप लोग यार? कम से कम आपको पढ़ने से आइडिया तो लग गया कि क्या आपके एग्जाम में आ सकता है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। क्लियर, और सारे इंस्ट्रूमेंटल के क्वेश्चन भी आपने कर लिए बेटा, हाँ है ना भाई? इसी के साथ भारत माता की जय। और ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन भी खत्म होते हैं अब। क्लियर, डन। इसी के साथ बाय बोलो बच्चों। ये बाय हुआ चैप्टर नंबर 1 का।